चलिए, तो आज से हम लोग बाल मनोविज्ञान शुरू करने जा रहे हैं और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर का एक एक प्रश्न रहेगा। और जैसे कि हॉस्टल वार्डन का सिलेबस आप लोग चेक करेंगे तो ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे के सारे टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में जो टॉपिक एक लाइन में दिया गया था उसको यहाँ पर हम अलग अलग टॉपिक बनाकर लिख दिया हूँ। और ये उसी प्रकार से लिखा गया है जिस प्रकार से मैं यहाँ पर वीडियो सीरीज लाने वाला हूँ। मतलब जितना भी हमारे जो यहाँ पर क्लास बनने वाला है वो इसी सीक्वेंस में बनने वाला है। आज की क्लास में हम लोग शिक्षा को देखेंगे, उसके बाद फिर मनोविज्ञान, फिर बुद्धि, व्यक्तित्व, तो इस प्रकार से एक एक करके देखते हुए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कुछ शिक्षा के बारे में बात करेंगे। पहले शिक्षा के बारे में जो भी डिटेल है उसको समझेंगे इस प्रकार से, और फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडी टेट में या फिर सी टेट में या फिर जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा होता है उसमें, है ना, ये टीचर भर्ती, असिस्टेंट टीचर जो भर्ती है वो सब में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न को देखेंगे। कुछ प्रश्न मतलब सी टेट का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, जिस भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे भी प्रश्न बनते हैं उन सबको यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा अगर इस वीडियो को शिक्षक भर्ती वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो वो लोग ध्यान देंगे कि ये सिलेबस शिक्षक भर्ती का नहीं है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो जो टॉपिक आपको दिया गया है, ये जो एजुकेशन है, मनोविज्ञान है, बुद्धि, ये जो भी है शिक्षक भर्ती में भी दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि शिक्षक भर्ती में हमको देखने को मिलता है। तो इसके अलावा इतना तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो जो टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखा गया है जो कि शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आता है उसको भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको तो आप कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद और जो टॉपिक बच जाता है उसको आप लोग अलग से देख लेंगे। ठीक है, शिक्षक भर्ती वाले। और बाकी हॉस्टल वार्डन के लिए पूरा कंप्लीट यहाँ पर जो भी क्लासेस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को मैं यूट्यूब में भी अपलोड करूँगा, यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों जगह जाएगा। तो एप्लीकेशन में तो जितने स्टूडेंट हमारे वहाँ पर पेड कोर्स में हैं उनको तो फ्री में PDF वहाँ पर PDF उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, लेकिन यूट्यूब वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये PDF फ्री में हमारे एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन में जा करके आप फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन को चेक करेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 87 70 18 33 15, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 87 70 18 33 15, इसमें व्हाट्सअप करिए और बाल मनोविज्ञान के PDF चाहिए ऐसे लिख करके वहाँ पर मैसेज करिएगा, आपको PDF वहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला आज का जो टॉपिक है, मतलब आज का जो पहला टॉपिक है वो शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा के बारे में समझते हैं क्या है शिक्षा, कैसे है। देखो, पहले शिक्षा की परिभाषा को समझेंगे। शिक्षा का परिभाषा को पहले समझेंगे। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु और अप्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, शिक्ष धातु और अप्रत्यय के योग से बना है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु का अर्थ सीखना या सिखाना होता है। ठीक है, तो इसमें से फिलहाल तो ऐसा कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो सिंपल इसको एक बार पढ़ करके आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा के जो अलग अलग बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है उन्होंने परिभाषा दिया है। अब वो जो परिभाषा है इसको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे में देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को ही मैं शामिल किया हूँ। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार जो रिपीट हुआ है उसी में से एक का क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पर मैं रखा हूँ, और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग आगे और देखेंगे। ठीक है, जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बहुत सारे जब MCQ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है, इस प्रकार से पूछा गया है। मतलब कि शिक्षा का परिभाषा है। तो यहाँ पर जितने भी जो मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा जो जो शिक्षा का परिभाषा दिया गया है इसको जब हम लोग समझ लेंगे तो हमसे आसानी से जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बस ध्यान देंगे पूर्णता को। ठीक है, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता, ठीक है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। तो कुछ कुछ पॉइंट हमको ऐसे पकड़ के रखना है जो कि एग्जाम में हमारे लिए काम आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सिर्फ पूर्णता को याद रख लेंगे, पूर्णता हो या फिर परिपूर्णता हो, ऐसे टाइप से अगर कुछ भी प्रश्न में आपको देखने को मिला, मतलब समझ जाइएगा कि वहां पर स्वामी
विवेकानंद ने जो भी परिभाषा है, मतलब कि शिक्षा की परिभाषा को दिया है। ठीक, चलो इसी प्रकार से यहां पर फ्रोबेल के अनुसार देखिए, फ्रोबेल क्या बोलते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है। अब यहां पर सिंपल आप बाह्य शक्ति को ध्यान में रखेंगे, बस ये बाह्य को याद रखिए, बाह्य मतलब बाहर। अब यहां पर बेल को याद रखेंगे। ठीक है, बेल मतलब क्या होता है, हमारे दरवाजे के बगल में लगा रहता है ना, मतलब घर के बाहर लगा होता है बेल, घंटी। तो यहाँ पर बेल को याद रखेंगे। तो बेल कहाँ लगा होता है, दरवाजे के बाहर लगा होता है, तो ये बाह्य को याद रखेंगे, मतलब कि आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करते हैं, इस प्रकार से बोला जाए। तो आप लोग कम से कम ये बाह्य को याद रखेंगे तो आपको ये फ्रोबेल का नाम याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषा है किसके द्वारा दिया गया है, फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। इसको देखिए महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है महात्मा गांधी जी के द्वारा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर्वांगीण विकास के बारे में बात किया जा रहा है। और किस प्रकार से विकास, शारीरिक भी विकास होना चाहिए, मानसिक भी विकास होना चाहिए और आत्म का भी, मतलब तो क्या कहा जाए, आध्यात्मिक या फिर आत्म के रूप में भी वहां पर विकास होना चाहिए, आत्मीय विकास कहेंगे, आत्मीय विकास भी यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे मतलब गांधी जी के द्वारा ये परिभाषा दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे सर्वोन्मुखी विकास। ठीक, कम से कम इस पॉइंट को याद रखेंगे, सर्वोन्मुखी विकास। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए टीपी नन, टीपी नन। ठीक है, तो कम से कम नन को याद रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पूर्ण को याद रखें। नन और पूर्ण को रिलेट कर लीजिए जैसे भी आपको रिलेट करना है। बाकी अब मुझे ये ऐसे ही याद हो चुका। ठीक है, नन जब भी मैं देखता हूँ तो यहाँ पर सीधा पूर्ण विकास दिमाग में आता है। तो शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। ये परिभाषा दिया गया था किसके द्वारा, टीपी नन के द्वारा। एडम स्मिथ के द्वारा देखो, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि शुरू का ये जो परिभाषा है यहां से लेकर के नन तक का, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे तो इधर का आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं याद रहता तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद भी, फ्रोबेल भी, गांधी जी भी और नन भी। चलिए अब यहां पर जो एडम स्मिथ है उन्होंने क्या कहा, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। अब देखो यहां पर दर्शन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू ये कहा गया है ना, तो कम से कम इतने को याद रखेंगे। दर्शन का गत्यात्मक पहलू किसने कहा है, तो स्मिथ ने कहा है। ठीक है, एडम स्मिथ ने कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ठीक है, इसको आप लोग सुने भी होंगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऐसे टाइप से। तो इसको कहा गया है किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा कहा गया है। अब इसके बाद लास्ट है सुकरात। सुकरात के द्वारा क्या कहा गया है, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त रहता है। तो यहां पर कम से कम आप विलुप्त को याद रखेंगे और यहां पर रात को याद रखिए। ठीक है, तो रात में कोई भी चीज क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, खो जाता है, ऐसे याद रखेंगे। तो सुकरात में रात को याद रखिए और यहां पर विलुप्त को याद रखिए। तो क्या बोला गया है, शिक्षा का अर्थ है उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त रहता है। ठीक, तो ये सुकरात के द्वारा कहा गया है, तो इनको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो भी परिभाषा है उनको आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, यहां पर इसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें क्या बोला गया था, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ये इस प्रकार से परिभाषा यहां पर दिया जा रहा है। यह किसका कथन है, ये जो कथन है किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का है। अब यहाँ पर परिपूर्णता है, अब यहाँ पर परिपूर्णता हो या फिर पूर्णता हो, ठीक है, यहाँ पर पूर्णता हो या फिर परिपूर्णता हो, किसके द्वारा दिया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अब जब पूर्ण आएगा, व्यक्ति का पूर्ण विकास अगर आता है तो वहां पर नन को याद रखेंगे, है ना, नन को। अब देखिए यहां पर गांधी जी के बारे में। ठीक है, गांधी जी ने वर्ष 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा, ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी।
ठीक है, कब प्रस्तुत की थी? 1937 में। कहाँ प्रस्तुत की थी? वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत की थी। क्या क्या प्रस्तुत की थी? तो राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जो प्राथमिक शिक्षा है ना, इसी के बारे में यहाँ पर देखो, और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया मतलब कहा जाएगा, तो यही जो बेसिक शिक्षा यहाँ पर कहा जा रहा है ना, तो इसी चीज के बारे में बात किया जा रहा है। जो प्राथमिक शिक्षा आज हम लोग बोलते हैं, उसी को यहाँ पर बेसिक शिक्षा के नाम से यहाँ पर बोला गया था। अब देखो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने 19 मार्च 1910 को, ठीक है, 19 मार्च 1910 को शाही विधान परिषद मतलब कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी दोनों के द्वारा क्या क्या काम किया गया है, इन दोनों पॉइंट को दिमाग में अच्छे से रखिएगा। एक गांधी जी वाला ये जो पॉइंट है, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना, इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है अगला आपको ये जो गोपाल कृष्ण गोखले वाला जो है, मतलब कि अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्ताव रखा गया था, ये हो सकता है कभी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये। तो ये शिक्षा के बारे में जो बेसिक जो चीजें हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। देखो कुछ क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद और बेहतर तरीके से आप लोग इसको समझ जाएंगे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, अच्छा देखो यहाँ पर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सबको देखना है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय है ना, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? ठीक, किसके द्वारा दिया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा सर्वोन्मुखी विकास के बारे में कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वोन्मुखी विकास, सर्वांगीण विकास जो होता है, तो इसके बारे में महात्मा गांधी जी इस प्रकार से बोले थे, सर्वोन्मुखी विकास किसका किसका? शरीर, मन और आत्मा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर फिलहाल ये थोड़ा सा सिलेबस से हट कर हो जा रहा है, लेकिन फिर भी समझिए इसको। देखिए, एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी में को छोड़कर है, मतलब किसी एक को हमको गलत कथन यहाँ पर चुनना होगा, वही बोला जा रहा है। किसको छोड़कर ये बोला जा रहा है ना? प्रभावी शिक्षा में कौन यहाँ पर शामिल नहीं है, इस प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने का अर्थ है। देखो क्या बोला जा रहा है? एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है, ठीक है, सही है। एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। शिक्षक अपने छात्रों में दोष नहीं ढूंढता है। ठीक है, एक शिक्षक अब दोस्त नहीं ढूंढता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जैसे कि अब शिक्षक अपने स्टूडेंट के बारे में बुरा नहीं चाहेगा, मतलब उसकी गलतियों को जबरदस्ती खोज के उसको मारना पीटना, इस प्रकार से उसमें दोष ढूंढना शिक्षक का काम नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो आंसर रहेगा यही रहेगा ना, बाकी यहाँ पर दो ऑप्शन और है, उसको भी पढ़ लीजिए। एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये भी सही है ना, मतलब कि वहां पर वर्ग नियंत्रण को छोड़ करके टीचर क्या करते हैं? पढ़ाने में ज्यादा बल देता है, वही अच्छा शिक्षक कहलाता है। एक शिक्षक पाठ्यक्रम को पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में रुचि रखता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, हमारा कर्तव्य सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा देना ही नहीं है, उसके मतलब उसके अलावा जो विषय वस्तु है, जो चीज पढ़ाया जा रहा है, उसको ठीक तरीके से समझाएं, उसको प्रैक्टिकली समझाएं, बच्चों को जिससे समझ में आए, वो हमारा मुख्य कर्तव्य होता है, मतलब कि शिक्षकों का मुख्य कर्तव्य होता है। इस प्रकार से ये बोला जा रहा है। चलो, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसके आधार पर हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी है। एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है। ठीक है, एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है, ये बोला गया है, बल्कि कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं करता, मतलब जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो। चलिए, इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है। किसने कहा था? शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। बताइए किसने कहा था? अब यहाँ पर देखो बाह्यतम के बारे में बात किया जा रहा है, बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करती है, ऐसे टाइप से किसी ने बोला था। किसने कहा था? बेल, फ्रोबेल। ठीक है, तो बाह्यतम बनाती है ऐसा बोले। यहाँ पर जब भी आएगा ना बाह्यतम बाहर, तो यहाँ पर फ्रोबेल को याद रखेंगे, बेल। अब बेल कहाँ होता है? घर के दरवाजे के पास में, मतलब कि घर के दरवाजे में रहता है। बेल बजाते हैं, बाहर से बेल बजाते हैं, अंदर में अगर हमको किसी को आवाज देना है, तो मतलब किसी के दरवाजा खटखटाने के बजाय क्या करते हैं? बेल बजाते हैं। ठीक है, तो बेल से याद रखें किसको? बाह्यतम। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। अब पूर्ण विकास के बारे में किसने कहा था? नन ने कहा था। किसने कहा था? नन ने कहा था। तो टीपी नन इसका सही आंसर रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार की सहायता करने के लिए
1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, क्या है इसमें से? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? एनसीईआरटी है। अब देखो एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा बहुत जो भी बेसिक चीजें हैं उसको देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मतलब कि एनसीईआरटी इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1961 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो एनसीईआरटी है इसको 1961 में सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था, ये बोला जा रहा है। चलिए, तो फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी है। हमारे एप्लीकेशन में हॉस्टल वार्डन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू किया जा रहा है, जो कि 15 जुलाई 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है और 13 सितंबर तक चलेगा। 15 सितंबर को एग्ज़ाम होगा हॉस्टल वार्डन का, तो 13 सितंबर तक ये टोटल 10 टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जो कि हमारे एप्लीकेशन में होगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 149 रुपये रखा गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप ये व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रकार से प्ले स्टोर में CG मैपोलॉजी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्टोर सेक्शन में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको हॉस्टल वार्डन का कोर्स शो होगा, जो कि 149 रुपीज़ का आपको दिखेगा। इसको इंस्टॉल करके आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से टॉपिक और जो भी सिलेबस है वो दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट होगा। और जो भी जानकारी रहेगा आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा जहाँ पर आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। धन्यवाद। शिक्षा के संबंध में कुछ कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है ना, उसको हमको यहाँ पर समझना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए, फिर इसका भी कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करेंगे। देखो, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग जो 86वें संविधान संशोधन देखते हैं ना, 86वें संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा है उसको मूल अधिकार बना दिया गया था। और संविधान में जो भाग 3 है उस भाग 3 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 21A, याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, मतलब कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी जो छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा, ये बोला गया था। किसमें? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम जो यहाँ पर आर्टिकल जोड़ा गया है 21A, उसमें ये बोला गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो 21A जोड़ा गया था। कौन से भाग में जोड़ा गया था? तो 3 में जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 3 में जोड़ा गया था संविधान के। और ये 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया था। अब इसी को प्रभावी बनाने के लिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये लाया गया था। मतलब कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था। और यह पारित किया गया, लेकिन इसको प्रभावी कब किया गया था? ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको प्रभावी मतलब ये प्रभावी कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से ये एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे इसका क्वेश्चन भी देखेंगे तो इसको याद रखेंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसको प्रभावी कर दिया गया। कब? 2010 में प्रभावी कर दिया गया था। यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब देखो, ये जो मुफ्त और अनिवार्य जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है, इसके माध्यम से और क्या क्या चीजें हैं इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मतलब कि राइट टू एजुकेशन के माध्यम से हमको कौन कौन सा अधिकार यहाँ पर प्राप्त है उसको यहाँ पर देखना है। देखिए, तो जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक, पहली चीज तो ये बोला जा रहा है। दूसरा चीज क्या बोला जा रहा है? डिसेबल्ड बच्चों के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष रहेगा। मतलब कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो आयु वर्ग होगा वो कौन सा, मतलब कितना से कितना होगा? 6 से 18 वर्ष होगा। ठीक है, ये 6 से 14 वर्ष था और यहाँ पर 6 से 18 वर्ष रहेगा। प्राथमिक स्तर मतलब कि पहली क्लास से लेकर के 5th क्लास के बच्चों के लिए
जो बच्चे और शिक्षक का जो अनुपात है, ठीक है, बच्चे और मतलब बच्चों और शिक्षक का जो अनुपात है वो 30:1 के अनुपात में होना चाहिए, ठीक है, 30:1 में ये होना चाहिए। इसी प्रकार से 6वीं से लेकर के जो 8वीं में जो बच्चे और शिक्षक का अनुपात है ये 35:1 होना चाहिए, ठीक है, 35:1, और ये कितना था, 30:1, जिसमें और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया गया है ना, लेकिन सिर्फ उन्हीं पॉइंट को मैं यहाँ पर लिखा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि स्कूल का जो दायरा होना चाहिए, कितने किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, 1 किलोमीटर के 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, ऐसे टाइप से। इसी प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे इसको। एक शिक्षक को सप्ताह में 45 आवर्स का 45 मतलब कि 45 घंटे का काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर करना भी शामिल है, मतलब कि शिक्षण सामग्री बनाना भी इसमें शामिल है। तो एक जो शिक्षक है उसको सप्ताह में कम से कम 45 घंटे का जो कार्य है वो उसको करना है ना। एक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे का काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री बनाने का भी जो समय है उसको भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनसीएफ। अब हर जगह आपको एनसीएफ ही देखने को मिलेगा, एग्जाम में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एनसीएफ ही देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंपल वहां पर लिख देगा एनसीएफ 2005 ऐसे टाइप से। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। ये जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब प्रस्तुत किया गया था, 2005 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, ठीक है, ये प्रोफेसर यशपाल को याद रखेंगे। अब देखो ये क्या बोला गया है कि एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। अब करके सीखने पर बल देता है, इसके अलावा 2-4 पॉइंट और है, आगे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर करके सीखने पर बल देता है ये है, मतलब कि बच्चों को रटंत विद्या से मुक्त कराना है, मतलब कि बच्चों को रटने में मजबूर नहीं करना है, उसको प्रैक्टिकली चीजों को करके सीखने पे फोकस करना है, ठीक है, ये इसमें कहा गया था एनसीएफ 2005 में। करके सीखने पर बल देता है, मतलब कि उनको प्रैक्टिकली चीजों को कराना है और उसके माध्यम से वो चीजों को सीखें। इसके अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित हो, ठीक है, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड हो। इसका मतलब यह है जैसे कि जो स्कूली शिक्षा है उसको पाठ्य पुस्तक में जो चीजें दी गई हैं उसको बस पढ़ाकर खत्म कर देना है, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, है ना, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, मतलब कि एनसीएफ का कहना यह है कि उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो स्कूली शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित हो मतलब कि बच्चों को जिस प्रकार से सिखाया जा सकता है, बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जा सकता है या फिर और किसी भी माध्यम से सिखाया जा सकता है, बच्चों पर फोकस वो चीज होना चाहिए। मतलब वहां पर चीजों को जिस भी तरीके से हमको ढालना है वो बच्चों के अनुरूप ढालना है, ठीक है, बच्चों के अनुरूप चीजों को वहां पर सिस्टमेटिक करना है। मतलब अगर क्लासरूम में अगर हमको बच्चों को सिखाने के लिए पूरा पेंट करवाना है, पूरा पेंटिंग करवा देना है, एबीसीडी लिखवा देना है पूरे क्लास भर में, तो उसका जो माहौल है उसको वैसे ही बनाओ, ठीक है, पूरा एबीसीडी दीवार में छपवा दो, गिनती छपवा दो, फिर जो भी छपाना है पूरा ऐसे बच्चों के अनुरूप वहां का जो भी माहौल है, टीचर्स का जो बिहेवियर है, सबको बच्चों के अनुरूप हमको ढालना है, ये बोला जा रहा है। मतलब कि बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों के अनुरूप चीजों को वहां पर ढालना है, ना कि पाठ्य पुस्तक के अनुरूप, ठीक है, सिंपल इसे कहने का वही मतलब है। इसके बाद देखिए एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता मतलब कि फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, ठीक है, सुविधादाता के रूप में यहाँ पर होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। मतलब कि एक शिक्षक की जो भूमिका है वो एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को जिस प्रकार से सुविधा चाहिए, उनको सिखाने के लिए, उनको सीखने के लिए जो भी उनको सुविधा चाहिए, टीचर्स उसको उसी प्रकार से सिखाए, मतलब कि अपने आप को बच्चों के अनुरूप वो ढाले और उसी प्रकार से उनको सिखाने का कोशिश करें, ठीक है, मतलब को जिस प्रकार से बच्चे कंफर्टेबल है सीखने में उसी प्रकार से उनको सिखाना चाहिए, ये बोला जा रहा है। अंग्रेजी सीखना, ठीक, क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अंग्रेजी सिखाने का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, बहुभाषावाद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको अंग्रेजी को सीखना ही है,
या फिर सारे सब्जेक्ट को आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना है ना, बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बहुभाषावाद होना चाहिए। सिर्फ इसका मतलब ये होना चाहिए कि बस वो एक बहुभाषावाद है, उसको एकदम बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देना है। ठीक है, जो भी उनका जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में सिखाना, मतलब उस लैंग्वेज में भी बच्चे अगर सीखते हैं तो उस लैंग्वेज में उनको सिखाना है। ठीक है, ऐसे टाइप का इसका कहना है। मतलब जिस भाषा में बच्चे अगर समझते हैं उसी भाषा में उनको सिखाना इसका उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा टाइप का कहना है। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, ज्ञान को स्कूल से बाहर जीवन से जोड़ा जाए, मतलब कि थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिकली वहाँ पर लिया जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक है, रटंत विद्या यहाँ पर न दे करके वहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाए, ये बोला जा रहा है। मतलब कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक है, ये उद्देश्य था। ये सभी एनसीएफ 2005 के उद्देश्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि पढ़ाई को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, या फिर यहाँ पर विद्यालय में दी जाने वाली जो भी शिक्षा है उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, ये बोला जा रहा है। मतलब कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस ना करके बच्चों को एक्स्ट्रा जो भी करिकुलम एक्टिविटी है वो सबको वहाँ पर किया, मतलब कराना चाहिए, जिससे बच्चों का मानसिक शारीरिक हर तरीके से उनका विकास हो सके, मतलब कि सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे कि आप लोग देखेंगे बहुत सारे बच्चे टॉपर होते हैं, टॉप करते हैं, 90% 95% लाते हैं, लेकिन एक समाज में उनको जीना नहीं आता है। मतलब कि वो लोगों के साथ ना तो ठीक से बात कर सकते हैं, ना तो उनके साथ घुल मिल कर रह सकते हैं। वो अपने में बिजी रहते हैं, मतलब अपने में वो व्यस्त रहते हैं। किसी के सामने बात करने से या फिर स्टेज वगैरह में परफॉर्म करने से उसको बहुत डर लगता है। तो इसको हम सर्वांगीण विकास नहीं कहेंगे। हालांकि उन्होंने, मतलब जो बच्चा है वो पढ़ाई तो अच्छे से कर लिया, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्य पुस्तक है, उसको अच्छे से रट लिया, उसमें से उन्होंने जो भी परफॉर्म करना है वो कर लिया। लेकिन अगर उसको स्टेज में खड़ा करा दिया जाए तो ना तो वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ना तो अच्छे से वहाँ पर बोल पाएगा, ना तो लोगों को वो फेस कर पाएगा। तो ये बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं है। और इसके अलावा दूसरा चीज़ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जैसे कि सिर्फ पढ़ाई कर करके शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि उनको देखने से मतलब लगता है कि इसका शारीरिक विकास रुक चुका है। ठीक है, ऐसे टाइप का है। तो इसको हम सर्वांगीण विकास नहीं कहेंगे। मतलब कि मानसिक रूप से विकास अगर हो रहा है तो वहाँ पर शारीरिक रूप से भी होना चाहिए, वहाँ पर सामाजिक रूप से भी होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो एनसीएफ था इसका मुख्य उद्देश्य था, मतलब कि बच्चों का मानसिक शारीरिक सर्वांगीण विकास करना ही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एनसीएफ की 5 विधियों पर जोर देता है। मतलब एनसीएफ 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन सी विधियों पर जोर देता है? मतलब करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कि एनसीएफ क्या करता है, करके सीखने पर बल देता है, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग पे ये फोर्स करता है। और निरीक्षण विधि पर ये बल देता है, मतलब कि इंस्पेक्शन मेथड। अब देखो इंस्पेक्शन मेथड मतलब कि 2 चीज होता है ना, एक तो परीक्षण होगा और एक यहाँ पर निरीक्षण होगा। मतलब कि एक तो टेस्ट मेथड होता है और दूसरा यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड होता है। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से टीचर जाकर के वहां पर चीज़ों को ऑब्जर्व करे कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है, उसको किस प्रकार से विकास हो रहा है, मानसिक शारीरिक सर्वांगीण उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित होकर जब देख करके, मतलब कि आंखों से देख करके हम चीज़ों को जब वहां पर समझते हैं, जो निरीक्षण करते हैं, उसी को यहाँ पर बोला जाता है निरीक्षण विधि। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड। और यहाँ पर परीक्षण विधि मतलब अब परीक्षण आप जानते हैं टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है, बच्चों का जिस प्रकार से भी आपको वहां पर टेस्ट लेना है उस विधि को यहाँ पर बोला जा रहा है सामूहिक विधि, मतलब कि ग्रुप लर्निंग। तो ये जो एनसीएफ है ये ग्रुप लर्निंग पर भी ज़्यादा यहाँ पर फोर्स मतलब करता है, ग्रुप लर्निंग होना चाहिए बच्चों के बीच में। मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एनसीएफ के द्वारा इन सभी चीज़ों पर जोर दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन के यहाँ पर सिंपल एक सेंटेंस में यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका प्रेक्षण होना चाहिए, मतलब कि ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मतलब कि पहले दूसरे क्लास के बच्चों के लिए आप पहले दूसरे क्लास के जो बच्चे हैं उसके उनका अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उसको किस प्रकार से मूल्यांकन करें, किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे? तो उसका मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशन। मतलब कि टीचर उसको, बच्चों को उसका हाव भाव, उसका किस प्रकार से मानसिक विकास हुआ है, किस प्रकार से उन्होंने परफॉर्म किया, उस चीज़ों को खुद वहाँ पर ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्व करने के बाद वहाँ पर वो इस निर्णय पर निकले कि किस बच्चे का कितना विकास हो पाया है। ठीक है, कितना वहाँ पर
डेवलपमेंट हो पाया है, कितना वहाँ पर ग्रोथ हो पाया है, उन सब चीज़ों को वहाँ पर देखें। हालांकि डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत डिफरेंस है दोनों में, आगे हम लोग जब देखते हैं दोनों में डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। शिक्षक भर्ती के सिलेबस में उसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि जो पहली दूसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उसके लिए जो मूल्यांकन जो सही तरीका होता है वो क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को वहाँ पर उपस्थित होकर के बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि किसका किस प्रकार से कितना विकास हो पाया है, ठीक है। विकास के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट तो सॉरी जो ग्रोथ होता है वो अलग ही हो जाता है। देखो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर समझते हैं। विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आता है, मतलब कौन सी सूची में आता है ये बोला जा रहा है। राज्य सूची है कि संघ सूची है कि समवर्ती सूची है कि अवशेषी सूची है, क्या है। तो यह है समवर्ती सूची, ठीक है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एक दो संविधान से देखने को मिल जाएंगे ना, तो उसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिएगा। हो सकता है वो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया हो या फिर नहीं भी पढ़ाया गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है देखने को मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, ठीक है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से बना था। तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ, ठीक है। प्रभावी हुआ ये बोला जा रहा है ना, तो ये 2010 में ये प्रभावी हुआ था, ठीक है। इसको मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, 2010 में प्रभावी हुआ था। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा, है ना, मतलब कि वही एनसीएफ 2005 कब प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था, 2005 में प्रस्तुत किया गया था, एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका देखिए आईटीई एक्ट मतलब कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। तो कुल 45 घंटे की योजना बनाकर के शिक्षक को कार्य करना चाहिए, ठीक है। जिसमें क्या था, शिक्षण सामग्री भी प्रिपेयर करना उसमें इंक्लूड करना है, शामिल होना चाहिए, ऐसा टाइप को उसमें बोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें कौन सा पाठ्यचर्या मतलब कि एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखो यहाँ पर नहीं बोला गया था ना, एनसीएफ द्वारा ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है ये बोला गया था, तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ठीक है, ये इसका सही आंसर रहेगा। मतलब कि एनसीएफ का उद्देश्य ये नहीं है कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया है, बच्चों को जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा में हम बच्चों को शिक्षा देंगे, ठीक है। एनसीएफ इस चीज पर फोर्स करता है। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का उद्देश्य मतलब सिर्फ बहुभाषावाद है, ठीक है, बहुभाषावाद है। मतलब कि बच्चे एक से अधिक भाषा सीखना चाहता है तो वहां पर उसको सिखाना है। जैसे कि हमारे स्कूल में हिंदी भी होता है, छत्तीसगढ़ी भाषा भी अब सिखाया जा रहा है, और हम छत्तीसगढ़ में है तो यहाँ पर हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है, अंग्रेजी है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरे राज्य में आप चले जाओगे तो वहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ी के अलावा दूसरा उस स्टेट का जो भी लैंग्वेज रहेगा वो आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब वहाँ पर भी अंग्रेजी सिखाया जा रहा है। मतलब कि वहाँ पर जो एक बहुभाषावाद बोला जा रहा है, मतलब कि सिर्फ लैंग्वेज सीखना हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, किससे, अंग्रेजी सीखना। अंग्रेजी को सिर्फ एक लैंग्वेज के तौर पर लेना है, ना कि उसको पूरा का पूरा हमारा सारा जो भी पाठ्यक्रम है उसको हमको सीखना है, ऐसे टाइप से उसमें फोर्स नहीं करना है। मतलब कि जो भी सिलेबस है पूरा का पूरा अंग्रेजी में ही होना चाहिए, ऐसे टाइप का हमको नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये शिक्षा वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग मनोविज्ञान को देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा उसको एक बार हल्का फुल्का देख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने शिक्षा के बारे में जो भी परिभाषा दी है उन सभी परिभाषा के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर परिपूर्णता के बारे में बात किया। फ्रोबेल ने यहाँ पर बाह्य शक्ति इस प्रकार से बोला गया था। महात्मा गांधी सर्वोन्मुखी के बारे में बात किए, मतलब कि शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास के बारे में बात की। टीपी नन ने यहाँ पर पूर्ण विकास बोल दिया। एडम स्मिथ ने शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक पहलू बताया। अरस्तु ने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये बोला गया। सुकरात, रात याद रखेंगे, तो इसमें क्या बोला गया था, ये विलुप्त के बारे में बात किया था ऐसे टाइप से, ठीक है। विचारों को मतलब कि
शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। ठीक है, ये बोला गया था। फिर महात्मा गांधी जी ने जो राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम लोगों ने बात किया कि इन्होंने जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के बारे में प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने इस प्रकार से देखा है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो 86वें संविधान संशोधन 2002 है उसके बारे में बात किया। इसी के माध्यम से, है ना, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 21A, इसी में फिर शिक्षा को क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ये बोला गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में बात किया गया। मतलब कि इतने से इतने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, है ना। 6 से 14 वर्ष। डिसेबल्ड बच्चों के लिए यहाँ पर 6 से 18 वर्ष रहेगा। 1 से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए शिक्षक तथा बच्चे का अनुपात, मतलब कि बच्चे और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चे और शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए। इसके बाद एक शिक्षक को 45 घंटे का एक सप्ताह में कार्य करना है, इस प्रकार से बोला गया था, जिसमें शिक्षक सामग्री भी शामिल है, शिक्षक सामग्री प्रिपेयर करना भी शामिल है ऐसे। इसके बाद यहाँ पर NCF 2005 के बारे में हम लोगों ने बात किया। ये जो भी चीज़ें हैं NCF 2005 कहता है। चलिए, तो ये हमारा शिक्षा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मनोविज्ञान को देखेंगे।